जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर के पूछे गए जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपके पास 3 सेकंड का समय होगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को जूम करके देखिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आपके पास 3 सेकंड का समय है। तो अगर आपने मुंबई किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साबी क्वासिक्योर रोग से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? पहले आप करने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से क्वासिक्योर रोग होता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से होती है एनीमिया रोग। विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी रोग। आप कमेंट करके बताइए कि मारामस रोग किसकी कमी से होती है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? आपका ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ और चंद्रगुप्त मौर्य। तो बहुत आसान सवाल है, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था जिसको अशोक जीत नहीं पाया था और इसके बाद इन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया था। और कलिंग कहाँ है? कलिंग है ओडिशा में। कलिंग कहाँ है? कलिंग है ओडिशा में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व तट से पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है, यानी पूर्वीय तट नहीं है? तो कोरोमंडल भी पूर्वीय तट है, उत्कल भी पूर्वीय तट है, उत्कल यानी उड़ीसा। तमिलनाडु तट भी पूर्वी तट है, मालाबार तट है जो पश्चिमी तट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मालाबार तट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डैश शुरू किया है। तो क्या शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा डोनेट ए पेंशन पहल। डोनेट ए पेंशन पहल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है जो विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। कार्गो यानी मालवाहक जो होती है उसे कार्गो कहते हैं, और यात्री दोनों ढोता है। तो कौन सा हवाई है जो कि कार्गो और यात्री दोनों सेवाएं शामिल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। अगर आपने एयर इंडिया किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि रीता गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए, गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान। तो अगर आपने पंजाब उत्तर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप 1 प्लस कर लीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। उससे पहले थोड़ा और बता देते हैं कि पंजाब के प्रमुख नृत्य है भांगड़ा, गिद्दा, झूमर। आप कमेंट में बताइएगा कि झोलिया नृत्य कहाँ का है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 के विजेता टीम कौन थी? स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। देख लीजिए प्रश्न एक बार फिर से, यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 के विजेता टीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है। बताइए, भारत की सीमा किधर? दक्षिण में या उत्तर में या पश्चिम में या पूर्व में? तो भारत की सीमा पूर्व में। म्यांमार किधर है? भारत के पूर्व में है, तो पूर्व में म्यांमार से लगती है। कितना किलोमीटर लगती है? 1643 किलोमीटर म्यांमार से लगती है। और कौन कौन से राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य है जो म्यांमार से लगती है, इसको याद रखना। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, उसके बाद नागालैंड से लगती है, उसके बाद आपका मणिपुर से लगती है, मणिपुर, और एक है मिजोरम। तो 4 स्टेट से लगती है सीमा म्यांमार का। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लमडॉग मिलियनेयर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? स्लमडॉग मिलियनेयर स्टैटिक जीके बन गया है। आपका ऑप्शन है लता मंगेशकर, गुलजार, AR रहमान। बताइए इन 3 ऑप्शन में से कौन आंसर होगा? सही आंसर हो जाएगा AR रहमान। अगर आपने AR रहमान किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून
को विनियमित करता है? आपका ऑप्शन है रौलेट अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, चार्टर अधिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 2 नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है, तो बताने का प्रयास कीजिए। आपके पास 3 सेकंड का समय है, तो सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। अगर आपने संगमरमर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। संगमरमर और नाइस जो है ये कायांतरित सेल है। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट, देखिए 3 तरह की सेल होती है, एक आगन्य, अपसादी और कायांतरित या रूपांतरित जिसे कहते हैं। तो आगन्य का है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जरूर, इसको ध्यान रखिएगा। बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किसके उदाहरण है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट है आगन्य चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। और अपसादी चट्टान के उदाहरण है बलुआ पत्थर। अपसादी चट्टान के बहुत उदाहरण है, बलुआ पत्थर, खड़िया, चूना पत्थर, स्लेट इस इम्पोर्टेंट है, स्लेट और कोयला पूछ देगा आपसे कि कोयला कौन सा चट्टान का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा? अपसादी चट्टान। यहाँ एक चार्ट दिया गया, देखिए चट्टान का मूल रूप और कायांतरित रूप। ग्रेनाइट कायांतरित होकर क्या हो जाता है? नीस, ग्रेबो हो जाता है सरपेंटाइन, बेसाल्ट हो जाता है स्लेट, बलुआ पत्थर हो जाता है क्वार्टाइज्ड, चूना पत्थर हो जाता है संगमरमर, लिग्नाइट हो जाता है एंथ्रासाइट और ब्यूटिमिनस हो जाता है ग्रेफाइट व हीरा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? बताइए, तुगलक वंश का शासक निम्नलिखित में से कौन नहीं है? फिरोज शाह तुगलक, रकनुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो सही आंसर हो जाएगा रकनुद्दीन तुगलक। अगर आपने रकनुद्दीन तुगलक किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप कमेंट करके बताइए कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव, गुड़ी पड़वा, माथो नारंग, बोनालू। तो अगर आपने बूंदी उत्सव किया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? मेनली महाराष्ट्र में मनाया जाता है। माथो नारंग मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। माथो नारंग कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और बोनालू कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बोनालू मनाया जाता है तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? यानी कोई स्तूप होता है, बौद्ध स्तूप, मान लीजिए ये बौद्ध स्तूप है और इसके चारों ओर आप परिक्रमा करते हैं, तो यह मार्ग क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है अंड, तोरण, मेधी, छात्री। बताने का प्रयास कीजिए कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेधी। सही आंसर क्या होगा? मेधी। अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल। कौन सा होगा बताइए? तो ये हो जाएगा जीवमंडल, बायोस्फीयर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? किस साधन से चुनाव कराए जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्लॉकचेन, मतपत्र यानी बैलेट पेपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईमेल। तो किससे कराया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। आप कमेंट करके बताइए कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहाँ पर प्रयोग किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आयनिक यौगिक जो है NaCl का रासायनिक नाम क्या है? लिथियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अगर आपने सोडियम क्लोराइड किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और NaCl को, इसी को क्या कहते हैं? साधारण नमक। आपका घर का जो नमक होता है यही होता है, साधारण नमक है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? तो 2022-23 के लिए दिया है, उस समय के लिए था 2.5 लाख, लेकिन अभी कितना किया गया है? अभी आयकर सीमा कितना किया गया, इसको नोट कर लीजिए आप। 0 से 3 लाख तक, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। और 3 लाख से 6 लाख के बीच है आपका 5%। 6 से 9 लाख अगर इनकम है तो 10%। और 9 से 12 लाख है तो इसमें है 15%। और 12 से 15 लाख के बीच इनकम है तो इसमें है 20%।
और अगर 15 लाख से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का इनकम टैक्स लगेगा। इस स्लैब को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 30। बताइए। तो अगर आपने अनुच्छेद 14 आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 60 क्या है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। FIDE 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 डैश भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया गया था। तो भारत में कहाँ आयोजित किया गया था? इस तरह का प्रश्न आप नहीं भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड करंट अफेयर है, चेन्नई, पुराना करंट अफेयर है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? कनक राजू को। आप कमेंट करके बताइए कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक नाटक में नरेश ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो इस तरह के प्रश्न आपको बिल्कुल आना चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने कहा था। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो इसको भी आना चाहिए। गोरा किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। गोरा, उसके बाद है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो गीतांजलि याद बिल्कुल रखना है। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। और एक है काबुलीवाला, एक है काबुलीवाला। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 25 प्रश्न में कितने सही हुए हैं। अगर 15+ सही है तो 2023 में आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद मेरे प्यारे देशवासियों। जय हिंद, जय भारत।